नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अभी वक्त है, लेकिन चुनावी फिजा गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने पिछले दिनों दिल्ली में अपराध की बढ़ती घटनाओं के लिए घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया था। अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, जिसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अभी का बड़ा अपडेट, दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में पुलिस ने यह स्पेशल ड्राइव शुरू कर दी है। ये देखिए तस्वीरें, यहां झोपड़ियों में रह रहे लोगों के आधार कार्ड और दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली के एलजी ने आदेश दिया था, इससे संबंधित पुलिस कमिश्नर को यह चिट्ठी भेजी गई थी कि इस बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिए, और पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जो मुहिम है वो लगातार चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद हैं, और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनकी पूरी डिटेल ली जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि वो यहाँ पर कब से रह रहे हैं, कब यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से निजामुद्दीन के रहने वाले लोगों ने एक एलजी को खत लिखा था और उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि दिल्ली के अंदर और आसपास के इलाकों में कुछ बांग्लादेशी हैं जो अवैध रूप से काफी सालों से यहां पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद एलजी ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक मुहिम छेड़ी जाए। उसी के चलते अब जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहाँ कालिंदी कुंज इलाके में घूम रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे जो डिटेल है वो ली जा रही है। ये देखिए तस्वीरों में यहाँ पर भी काफ़ी जो लोग मौजूद हैं, वो यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। उनसे एक बार आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मैं बोल दिया तो, मोहब्बर रहमान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो गांव आसाम में है। आसाम से रहने वाले हैं? रहने वाला है। तो यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं आप? तो 11 साल थे रहता है। 11 साल थे। 11 साल से? 11 साल से दिल्ली में आ गए थे। तो यहाँ आसपास कोई बांग्लादेशी भी रहता है आपके यहाँ पर? सर मैं तो जानकारी नहीं है, मैं क्या कि मैं सुबह उठेगा, कबड्डी चुन के जाएगा, शाम को आराम, खाना पीने का, रात में सो जाएगा। कहाँ पे केयर होता है, क्या पे नहीं होता है, तो मेरा तो पता नहीं ना, जानकारी नहीं है। आप सब लोग जो कबाड़ी का काम करते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई बांग्लादेशी नहीं रहता यहाँ पर? सर यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब देखते रहता है, आसाम के लोग हैं सारा। एक बार रहता है सब आसाम के, खादर भी जुगिया है, आसाम के है। कहाँ रहता है, कहाँ रहते हैं, मेरा जानकारी नहीं। जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो अलग अलग इलाकों में जा रही है। अलग अलग इलाकों में जाने के बाद जो भी इस तरीके के लोग संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनसे बाकायदा उनकी डिटेल पूछी जा रही है, उनके बाकायदा आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि वो दिल्ली में कब से रह रहे हैं। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मनोज वर्मा की रिपोर्ट आपने देखी, और इस वक्त मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। दीपक रावत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन पहले मनोज, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में आ गई है। आप भी वहां पर पहुंचे थे, वहां की तस्वीरें आपने दिखाई हैं, क्या कुछ और पता चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, अभी जो ड्राइव है वो दिल्ली पुलिस की खत्म नहीं हुई है। अभी मैं रास्ते में ही मौजूद हूं और तस्वीरें मेरे कैमरामैन मनोज अधिकारी आपको दिखाएंगे कि आगे की तरफ भी जो है दिल्ली पुलिस की जो ड्राइव है अभी लगातार जारी है। कालिंदी कुंज इलाके में तो दिल्ली पुलिस ने अपना ऑपरेशन किया ही था, जो स्पेशल ड्राइव थी वो चलाई थी। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे जो कबाड़ी का काम करते थे, पुलिस को ऐसा लग रहा था कि उनमें कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी हो सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस ने उनके आधार कार्ड चेक किए, इसके अलावा उनके जो और डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए गए। और अभी एक और जो ड्राइव है वो साउथ ईस्ट दिल्ली के इलाके में ही अभी चल रही है दिल्ली पुलिस की, और पुलिस को ये शक है कि यहाँ पर भी कुछ जो बांग्लादेशी हैं वो रहते हैं। इसके अलावा जो अभी अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर बांग्लादेशी पाए जाते हैं तो इनकी जानकारी जो है वो जल्दी एफआरआरों को दी जाएगी और फिर इनको वापस से इनके देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अभी जो ड्राइव है वो दिल्ली पुलिस की खत्म नहीं हुई है। दिल्ली के तमाम इलाकों में इस तरीके की ड्राइव चल रही है कि जहाँ जहाँ पर पुलिस को ऐसा शक है कि वहाँ पर बांग्लादेशी हो सकते हैं, तो उन इलाकों में जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वहाँ पर पहुँची हुई हैं, और लगातार जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव है बांग्लादेशियों के खिलाफ वो चल रही है। जी ठीक है मनोज, मैं आगे भी आपके पास लौटूंगा, बातचीत करेंगे, लेकिन अब दीपक रावत के पास चलते हैं। दीपक, इस पूरे मामले का दरअसल एक राजनीतिक पहलू भी है। इसमें हमने देखा था कैसे राजनीति हो रही थी।
आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह कहकर हमलावर थी कि भाई सारी एजेंसी आपके पास है, कार्रवाई कीजिए, सिर्फ मुद्दा क्यों बनाते हैं। तो क्या उस लिहाज से यह एक मैसेज देने का प्रयास है बीजेपी की तरफ से? हालांकि कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन एक मैसेज तो यही जाएगा कि यहां देखिए अब एक्शन में है पुलिस। जी बिल्कुल अखिलेश, और ये इसलिए शुरू हुआ, इसका सिलसिला समझिए। पहले अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर ये आरोप बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी का BLA एक एप्लीकेशन फाइल करता है चुनाव आयोग के पास और कहता है कि 11,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, शाहदरा विधानसभा की सिर्फ बात करें, जो इलीगल तरीके से, मतलब ये कह रहे हैं कि इलीगल तरीके से रहते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे जो शिफ्ट हो चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि इनका वोटर लिस्ट से नाम काट देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसा ही चुनाव आयोग करने भी जा रहा है, और यही वजह है कि उनका ये कहना था कि आगे आने वाले दिनों में और भी विधानसभा में होगा। उसके तुरंत बाद बीजेपी का जब इस पर रिएक्शन आया तो बीजेपी ने ये कहा कि ये वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात कर रहे हैं, जबकि इन्होंने फर्जी वोटर जो है दिल्ली में तैयार किए हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, जो रोहिंग्या हो। लगातार पिछले 10 सालों में इनको बसाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, ये बीजेपी का आरोप था। इसको लेकर भी जो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने लगातार उपराज्यपाल से शिकायत की। उपराज्यपाल ने जब कल चिट्ठी लिखी तो उसमें उन्होंने इस बात को भी दर्शाया और कहा कि उनसे उलेमा मुलाकात करने आए थे, उनसे मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने आए थे, और इन तमाम लोगों की शिकायत के आधार पर उन्होंने ये कहा है चीफ सेक्रेटरी को और पुलिस कमिश्नर को कि आप क्यों नहीं एक टीम गठित कर लेते और इन टीमों के आधार पर आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, क्योंकि चुनाव का टाइम नज़दीक है, 2 महीने से कम का वक्त बचा हुआ है। हालांकि LG ने कहा है कि आप 2 महीने के अंदर स्पेशल ड्राइव चलाइए, जो आज से शुरू भी हो गई है। देखिए कल ही चिट्ठी लिखी थी और आज से शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी शिकायत का मौका मिल गया था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पहले पहल की कि ये कहा कि वोटर लिस्ट से उनके जो वोटर हैं, खासतौर पर उनके समर्थक हैं, उनको काटने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ये कह रही है कि फर्जी तरीके से अपने वोटर बनाने का काम किया आम आदमी पार्टी ने। दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया दीपक, जानकारी के लिए आपका। और पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से जारी है वो भी हम आपको वीडियो दिखा रहे थे कि वहां पर पुलिस पहुंच गई है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन कहां का रहने वाला है। और इस बीच अब अगली खबर आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर से मिले राहुल गांधी। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी, ये कहा है राहुल गांधी ने। तो लोकसभा के स्पीकर से राहुल गांधी ने मुलाकात की है और उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये जो गतिरोध है इसे दूर करने का प्रयास सरकार करे, क्योंकि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। तो आपको पता है कि ये जो पूरा सत्र है ये हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, दोनों जगहों पर हंगामा होता रहता है और उसके बाद आखिरकार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ती है। स्पीकर से मिले, स्पीकर के स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए, लेकिन राहुल फिर भी आज देखिए स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स, ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। सर आपको चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में, देखिए एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं देखिए उस पर आपको क्या कहना है? सिंपल सी बात है, अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। सर आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात कही जा रही है, तो इस बीच में इसका हल क्या निकलेगा? वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाओ, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम हाउस को चलाएंगे। तो इस 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, हमने नहीं नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। ठीक है, थैंक यू। राहुल जी, क्या दिल्ली में अलायंस होगा सर? तो राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले, वहां पर चर्चा हो। 13 तारीख को भी जो वहां पर बहस होनी है संविधान को लेकर भी अपनी अपनी बात लोग रखना चाह रहे हैं। सभी सांसद रखेंगे, सदन सरकार चलाए, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सोरोस वाले मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी से, तो उनका यह कहना था कि सरकार नहीं चाहती कि अदानी पर चर्चा हो, इसलिए इस तरह की बातें सामने लाई जा रही हैं। उधर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया। विपक्ष ध्यान भटकाने में जुटा हुआ है। विपक्ष ने कभी सभापति का सम्मान नहीं किया। सदन के अंदर और बाहर सभापति का अपमान ये करते हैं। तो जेपी नड्डा ने राज्यसभा में ये बातें कही हैं। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। तो हल्ला हंगामा हुआ, आपने सुना जेपी नड्डा को, और उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। सभापति को हटाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी मैं आपको समझा दूं। दरअसल नोटिस देने के 14 दिनों में प्रस्ताव लाना जरूरी है, जो प्रावधान है, जो नियम है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो, राज्यसभा की खाली सीटों की गिनती नहीं होगी। यही नहीं, लोकसभा में साधारण बहुमत से सहमति होनी चाहिए। प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सदन की अध्यक्षता नहीं, यानी कि वो नहीं, सभापति सदन की अध्यक्षता उस दौरान नहीं करेंगे। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया। उन्होंने कहा कि आप लोग सदन के सदस्य होने लायक नहीं, राज्यसभा के सभापति की गरिमा कम करेंगे तो हम होने नहीं देंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने विपक्षी सांसदों को आड़े हाथों लिया है। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं। इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं। इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। सभापति पर विपक्ष को अविश्वास क्यों है, क्यों नहीं भरोसा है? विपक्षी सांसदों का यह कहना है दरअसल कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। यह आरोप कई बार लगाया गया है विपक्षी सांसदों की तरफ से। चेयरमैन पक्षपात कर रहे हैं, यानी जो लोग सरकार के लोग हैं, सरकार की तरफ बैठे लोग हैं, उनके साथ पक्षपात करते हैं चेयरमैन। सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है, जबकि विपक्षी सांसदों को के बोलने पर रोक है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी अदानी पर चर्चा से बचने के लिए सोरोस का नाम उछाला जा रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित होने की वजह से बोलने नहीं दे रही है बीजेपी, ये प्रमोद तिवारी ने कहा। सरकार संविधान पर चर्चा नहीं चाहती, इसीलिए हंगामा किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप प्रमोद तिवारी की तरफ से लगाए गए हैं। राहुल गांधी भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात कह रहे थे कि सरकार चर्चा नहीं चाहती,
इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए प्रमोद तिवारी हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचा है। आप लोग उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, आप लोगों को राज्यसभा का सदस्य बनने का हक नहीं है, क्या जवाब देंगे? मेरा सीधा सा आरोप साक्ष्य के साथ कि आज पत्रकार दीर्घा में पत्रकार बैठे थे, सबने देखा होगा कि जैसे ही उपराष्ट्रपति जी आए, चीफ विप के इशारे पर और नेताओं के इशारे पर सारे सदस्य भाजपा के खड़े और उन्होंने सदन में व्यवधान उपस्थित कर दिया। तो कौन नहीं चाहता कि सदन में चले, और सिर्फ इसलिए कि मोदी के अडानी के संबंधों की चर्चा न हो। अडानी को बचाने के लिए कौन सदन को गिरवी रखता है? फिर किरण रिजिजू जी, आपको जाति धर्म और व्यवसाय पे नहीं जाना चाहिए। अगर जाति धर्म व्यवसाय पे चल रहे हैं तो मैं आरोप लगाता हूँ भारतीय जनता पार्टी। क्या नेता विरोधी दल को आप इसलिए नहीं दे रहे हैं जबकि उनका 50 वर्ष का अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, केंद्र के मंत्री रहे हैं, प्रदेश के मंत्री रहे हैं, इसलिए कि वो दलित समुदाय से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मन में जो दलितों के विरुद्ध है, उसी कारण आप नेता विरोधी दल को नहीं बोलने देता है। ये मेरा आरोप निश्चित है। तो प्रमोद तिवारी दलित वाला कार्ड भी खेल गए। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की पूरी फाइल अब हम आपको दिखा देते हैं कि कब कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये देखिए, 2023 मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लोकसभा में ध्वनि मत से गिरा। 2020 की बात की जाए तो राज्यसभा में उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, राज्यसभा के सभापति ने खारिज कर दिया। 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, विरोध में 325 वोट पड़ गए, प्रस्ताव गिर गया। 2018 में ही सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने उसे खारिज कर दिया था। और अब अगली खबर, बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और उस एफआईआर के मुताबिक अतुल के भाई विकास का एफआईआर में एक बड़ा दावा यह सामने आया कि निकिता के परिवार वाले अतुल को धमकाते थे, अतुल से करोड़ों रुपए की मांग करते थे। अतुल का बेटा निकिता के पास रहता था, बेटे से मिलने के लिए अतुल से 30 लाख रुपए मांगे गए थे। अतुल से कहा गया था कि 3 करोड़ रुपए दो, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। इस तरह की धमकियां दी जा रही थी। तो निकिता के परिवार वाले अतुल को धमकाते थे, यह बात भी इसमें कही गई है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक यह तमाम ऐसा दावा जो यकीनन चौंकाने वाला है। निकिता के परिवार वाले अतुल को धमकाते थे, पैसे की मांग की जाती थी, करोड़ों रुपए की मांग की जा रही थी। तो बेटे से मिलने के लिए अतुल से 30 लाख रुपए मांगे गए थे। आप सोचिए किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अतुल से कहा गया था कि 3 करोड़ रुपए दो वरना जिंदा नहीं बचोगे। तो अतुल के भाई ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें ये बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाले आरोप हैं। सुनवा देते हैं आपको कि क्या कहना है उनका। मेन के लिए भी कोई कानून आए, जो मेरे भाई के साथ हुआ वैसे बहुत सारे लोगों के साथ इस देश में हो रहा है, उस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझे। एक मेन की लाइफ भी एक उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी एक फीमेल की लाइफ है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो जाए आगे आने वाले सिस्टम में कि लोग मेन को ऐसा डर लगने लगे कि मैं शादी कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसको ये डर ना मिले कि क्या मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ एटीएम मशीन बन के रह जाऊँगा, जैसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा ही देना है। मैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को मैंने अभी जस्ट जैसे बताया कि अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। मैंने एक फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर किया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे एक महिला अगर सुसाइड करती है और विदाउट वीडियो विदाउट सुसाइड नोट उसके एक्स बॉयफ्रेंड को इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारे सिस्टम में फ्लॉज नहीं है तो क्या है, जेंडर बायसनेस नहीं है तो क्या है। एक मैन जो है वो सुसाइडल वीडियो, इतने मिनट का वीडियो बनाता है, इतने बड़ा सुसाइडल नोट बनाता है, अभी तक एक्शंस जो हैं वो नहीं हुए हैं पुलिस के द्वारा। अब आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करना है वो हम लीगल एडवाइस लेके आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे।
देखिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और आपने सुना अतुल के भाई को, उनका कहना था कि पुरुषों के लिए भी ऐसे कानून बनने चाहिए उनका, वरना उत्पीड़न होता रहेगा। अतुल ने जो वीडियो संदेश जारी किया उसमें यह कहा गया है कि जब इस मामले को लेकर उसने सास से बात की तो सास ने यह कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसकी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा, पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे मां बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। इस तरीके की बातें इसमें कही गई हैं। तो बहुत ही गंभीर आरोप हैं और ऐसे आरोप हैं जिसने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं और चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि पुरुषों के हित में भी कानून होने चाहिए, वरना उनका उत्पीड़न होता रहेगा। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। आशीष, आपकी इस मसले पर परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई होगी, वो लोग अब क्या कह रहे हैं? जी देखिए, अभी तो परिवार के लोग, चूंकि इनका गृह स्थान पटना बिहार ज़िले में पटना के पास है, समस्तीपुर के रहने वाले हैं ये लोग, तो अभी शव को लेकर जो यहाँ की कानूनी कार्रवाई करने के बाद उन्होंने शव को अपनी कस्टडी में लिया है। शव को लेकर वो अपने गृह राज्य की तरफ रवाना हुए हैं। शाम तक वो गृह राज्य पहुँचेंगे और उसके बाद आगे की शव संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। लेकिन जाहिर तौर पे परिवार काफ़ी टूट चुका है। माता पिता जो वृद्ध हैं, उसके अलावा भाई यहाँ पर आकर बेंगलोर में उन्होंने सारी कानूनी कार्रवाई पूरी की है। माता पिता और भाई तीनों का आरोप है कि प्रताड़ना की वजह से इसने सुसाइड की और उसकी वजह से प्रताड़ना जो थी, लीगल जो बैटल था, जो कानूनी प्रक्रिया थी, इसमें बार बार वो उलझा हुआ था। बार बार उसको जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ बेंगलोर से जाकर हाजिर होना पड़ता था। हमारी बात ये हुई, हमें ये बताया गया जो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है कि करीब 200 से ज्यादा बार पिछले 2 सालों में। आशीष, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अतुल के दोस्त इस बारे में क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। Jharkhand and he has given 20 minutes video bite and suicide note. Has still wife is not arrested and wife relatives are also not arrested. And here 1 or 20 minutes video is there, but still there is no arrest. There no notice has been not issued till now. So we are waiting for the justice, and justice is still due. That is what is written on the dead body of Atul Subhash when he has committed. तो बहुत ही गंभीर आरोप है। जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द पूरे मामले की तहकीकात हो, सच सामने आए। बेंगलुरु की वो खबर जिससे पूरा देश स्तब्ध है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और एफआईआर के मुताबिक जो जानकारियां दी गई हैं यकीनन चौंकाने वाली। अतुल के भाई विकास का एफआईआर में यह बड़ा दावा है कि निकिता के परिवार वाले अतुल को धमकाते थे, अतुल से करोड़ों रुपए की मांग करते थे। अतुल का बेटा निकिता के पास रहता था। बेटे से मिलने के लिए अतुल से 30 लाख रुपए मांगे गए थे। अतुल से कहा गया कि 3 करोड़ दो, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। तो बहुत ही चौंकाने वाली बातें इस एफआईआर में। अतुल का बेटा चूंकि निकिता के पास रहता था तो बेटे से मिलने के एवज में 30 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। ये आरोप लगाए गए हैं। तो पत्नी पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने के कई गंभीर आरोप इसमें हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के परभणी में भड़की हिंसा, संविधान का अपमान के बाद हिंसा। परभणी से खबर मिल रही है, यहां पर कई इलाकों में आगजनी हुई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस भी वहां पर छोड़ना पड़ा है। आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। संविधान का अपमान करने वालों को फांसी देने की मांग की गई। महाराष्ट्र के परभणी में यह हिंसा भड़की है। तो अभी की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। कुछ इलाकों में आगजनी की घटना भी सामने आई है। विस्तार से पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सूरज ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज जी बिल्कुल, देखिए परभणी में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर कथित रूप से संविधान का अपमान किए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद पूरे शहर में ये खबर फैल गई और जैसे ही ये खबर हर किसी के कान में पहुंची, कई सारे लोग सड़क पर उतर आए
और तो और लोगों ने हिंसा करना शुरू कर दिया। हिंसा के स्वरूप में कई गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई, कई दुकानों को तोड़फोड़ किया गया, कई जगह पर आग लगा दी गई और स्थिति इतनी अनकंट्रोल्ड हो गई कि पुलिस को एक्स्ट्रा एडिशनली फोर्स बुलानी पड़ी। फोर्सेस को हर जगह पर डिप्लॉय किया गया, भीड़ को काबू में करने की कोशिश की गई, अनाउंसमेंट किए गए, लेकिन जब भीड़ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हुआ उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी वहां कई दागे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर ली है, एक शख्स को हिरासत में भी लिया है ताकि मामले की आगे की जांच की जा सके। जो शख्स इस संविधान के कथित रूप से अपमान के मामले से जुड़ा है, बताया जा रहा है कि ऐसे एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। तो पूरा मामला जो है अब पुलिस उसे नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह की शहर में स्थिति है, शहर की स्थिति, शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफ़ी बिगड़ गया था। वहीं प्रकाश आंबेडकर ने भी अपने जो लोग हैं वहाँ पे, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी से जुड़े, उन्हें भी ये नम्र विनती की है कि इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी और हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। हमें दंगाइयों के साथ मिलकर किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। तो पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग हिंसा का रास्ता ना चुने, गाड़ियों को ना जलाएं, क्योंकि कई सारी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है और कई हिंसा हुई वहाँ पे। जी ठीक है सूरज, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। कुछ और जानकारी मिलेगी तो दर्शकों तक वो सूचना आगे हम पहुंचाएंगे। वापस अब उस खबर का मैं रुख करना चाहूंगा जिसमें एक एआई इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली और आरोप उसने अपनी पत्नी पर लगाए हैं कि पैसे के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अतुल उनका नाम। उनके भाई विकास ने सरकार से मांग की है कि ऐसा कानून बने कि सभी को न्याय मिले। ऐसा रहा तो आदमी शादी करने से डरेगा। मेरे भाई ने न्याय के लिए जान दी, उसे न्याय मिले। तो अतुल के भाई ने ये तमाम बातें कही हैं। मेरे भाई ने न्याय के लिए जान दे दी। आप जो वीडियो बनाया गया है उसमें ईच एंड एवरीथिंग कैसे उसको हरास किया गया है, जो भी जुडिशियल सिस्टम के द्वारा कानून जो बनाए गए हैं फेक केसेस लगाने के द्वारा। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगर जजमेंट को सुनोगे तो उसमें भी ये कहा गया है कि 498 के जो केसेस हैं वो 98% केसेस जो हैं वो फेक लगाए जा रहे हैं। तो क्या हमारे इस देश में कोई कानून है जो मेंस को प्रोटेक्ट करता हो? कोई इस देश में कोई कानून नहीं है जो मेंस को प्रोटेक्ट करता है। कोई मेरे भाई ने जान दे के ये सिस्टम को जगाने की कोशिश की है कि इस सिस्टम में जो फ्लॉज हैं उसको ठीक किया जाए। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने भी इस देश में लोगों को जगाया है, तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। अतुल ने जो वीडियो संदेश जारी किया उसमें उसने कहा कि जब इस मामले को लेकर उसने सास से बात की तो सास ने यह कह दिया कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने भी उन्हें जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। ये पूरी बातचीत अतुल ने खुद ये बातें बताई हैं। उसकी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा, पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। तो किस तरह की मनस्थिति से गुजर रहा था अतुल, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं उसकी कई बातों से। तो पुलिस की जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी और आरोप यकीनन बहुत गंभीर हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने कहा कि ऐसे केस में सुनवाई से पहले जांच हो। बीजेपी के सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा। मनन जी, जो बेंगलोर की घटना हुई है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, न्याय प्रणाली के ऊपर गंभीर सवाल उठाए, खास तौर पर उन जज के ऊपर जो उनके मामले की सुनवाई कर रही हैं। साल भर में 40 बार बुलाती थी। पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे जजेस के खिलाफ एक्शन होने चाहिए। और दूसरी बात कि आम बात आप करें तो ये जो प्रोविजन है इसका बहुत ही दुरुपयोग होने लगा है। शुरू में तो जेन्युइन था कि सबको फंसा के और परेशान करने का एक हथकंडा हो गया 498A। तो ऐसे केसेज में अब मुझे लगता है कि बिफोर लॉजिंग FIR एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होना चाहिए। कंप्लेंट लॉन्च करने के पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैक्सिमम कोर्ट आज की तारीख में ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम कोर्ट बहुत ही लिबरल हो गए हैं। बेल के मामले में हो, क्वाशिंग के मामले में भी इन लॉज के खिलाफ तुरंत क्वाश हो जाता है। लेकिन अब इस केस में ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक्शन की आवश्यकता मुझे लगता है कि हाई कोर्ट इसको इग्नोर नहीं करेगा।
तो आपने सुना क्या कुछ कहा जा रहा था उधर मनन मिश्रा की तरफ से। उनका यह कहना था कि किसी भी इस तरह के मामले में एफआईआर दर्ज होने के पहले जरूरी है कि एक पहले शुरुआती जांच हो जाए और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो, किसी भी तरह से किसी की हैरेसमेंट ना हो। और इस बीच एक बार फिर से महाराष्ट्र का रुख मैं करना चाहूंगा। परभणी से जो खबर आ रही थी, यहां पर हिंसा भड़क गई है। संविधान के अपमान के बाद हिंसा भड़की है, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिखाई थी। परभणी के कई इलाकों में आगजनी हुई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। संविधान का अपमान करने वालों को फांसी देने की मांग की गई है। आरोप यह लगाया गया कि संविधान का अपमान किया गया है और उसके बाद यह हिंसा भड़क गई। हिंसा कुछ इस तरह से भड़की है कि वहां पर आगजनी की घटना भी सामने आई है। मामले को संभालने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वहां पर आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। परभणी के कई इलाकों में जो आगजनी हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र का ये परभणी इलाका है जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आगजनी की घटना हुई है। चूंकि आरोप ये लगाया गया कि संविधान का अपमान किया गया है, उसके बाद ये बात फैलती चली गई। बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए, सड़क पर जमा हो गए और लोगों ने अपने गुस्से का इजहार कुछ इस तरीके से किया। कुछ वहां पर जो चीजें पड़ी हुई थी उसमें आग लगा दी गई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। पुलिस ने सख्ती भी दिखाई है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। ये आप देख रहे हैं सड़क पर कैसे वहां पर आग लगा दी गई थी किसी सामान में। तो संविधान के अपमान का आरोप लगाया गया और उसके बाद देखते ही देखते भीड़ जो है वो हिंसक होने लग गई थी। मांग ये की जा रही है कि जिन लोगों ने संविधान का अपमान किया उन्हें फांसी दी जाए। ये महाराष्ट्र के परभणी की घटना है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों के जरिए आपको अंदाजा मिल जाएगा कि अभी पूरे इलाके में तनाव है। अभी जांच का विषय है, उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं। अचानक से ऐसे ये भीड़ इतनी बड़ी संख्या में यहां कैसे जमा हो गई, हिंसक कैसे हो गई। तो संविधान के अपमान का आरोप लगाया गया और उसके बाद देखते ही देखते भीड़ जो है वो हिंसा पर उतारू हो गई थी। वहां पर आग लगा दी गई कुछ चीजों में। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, मौके पर पुलिस पहुंची है और स्थिति को कंट्रोल में किया गया। लेकिन अभी भी पूरे इलाके में तनाव है। ये आप देख रहे हैं यहां पर सड़क पर किस तरीके के हालात थे। रैपिड एक्शन फोर्स के लोग भी यहां पर पहुंचे। भीड़ को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई। आंसू गैस के गोले दागे गए। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी सूरज ओझा के पास। सूरज, कुछ और जानकारी मिल पाई है इस घटना को लेकर? ये संविधान के अपमान का जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या मामला है दरअसल? जी बिल्कुल, देखिए मेरी अभी एजेंसियों से बात हुई जिनका कहना है कि इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। पुलिस जांच करे कि आखिर वो कौन था जिसने इस तरह की हरकत की, संविधान का अपमान करने की हिम्मत दिखाई। क्योंकि इस तरह की हरकत करना या फिर किसी बड़ी साजिश का कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए शुरुआत की। क्या उस शख्स को ये पता था कि इस तरह से हरकत करने के बाद शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो एजेंसियां इस बात का जांच करें, क्योंकि ये जो इस तरह का जो क्राइम होता है वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। क्योंकि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देता है। जैसे कि परभणी की सड़कों पर हमने देखा, लोगों ने आग लगा दिया, जगह जगह पर गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लिया, जिसके बाद पुलिस को वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फोर्सेस डिप्लॉय करने पड़े। आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि किस तरह का हाल परभणी शहर का हो गया है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती सी पुलिस के लिए हो चुकी है। लेकिन
पुलिस ने जांच हर एक पहलू से शुरू किया है। क्या वो वही लोग हैं जिसने संविधान के साथ छेड़छाड़ की, उसका अपमान किया? क्या ऐसे लोग भी दंगे का हिस्सा है जो इस कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हैं? तो जांच का जो दायरा है अब वो एजेंसियां बढ़ाते जा रही हैं, हर एक पहलू से जांच की जाएंगी। फिलहाल एजेंसियों के लिए, फिलहाल परभणी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन किया जाए, जैसी स्थिति पहले थी सामान्य किया जाए। इसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। जो जो लोग इसमें शामिल हैं, दंगाई हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि लोग इस तरह से भीड़ का हिस्सा न बने, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रही बात जो लोग ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो इसके पीछे था उसे फांसी की सजा दी जाए, तो ऐसे लोगों को बताया जा रहा है कि कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, जिन लोगों का भी हाथ संविधान के अपमान में शामिल है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस दोनों ही पहलू से काम कर रही है। मामले को और बड़ा करके जांच किया जा रहा है, दायरा बढ़ा करके जांच किया जा रहा है ताकि स्थिति को भी नियंत्रण में लाया जा सके। और अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है जो दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी कॉन्स्पिरेसी का पता लगाया जा सके और आगे अगर इनका कुछ प्लान है तो उसे रोका जा सके। मेरे साथ संजय जाधव भी जुड़ गए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। संजय जी, आप लोगों को कुछ पता चल पाया इस घटना को लेकर? कुछ और पता चला क्या? कुछ अपडेट और हो? मैं पहले तो जो घटना हुई है उसका मैं बड़े इस पे मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं समाज के सभी युवाओं को एक विनम्र विनती करता हूं, बाबा जो हादसा हुआ है उसका तो पहले मैंने निषेध किया हूं। ये कोई भी हाल में जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो भी कोई सीधा नहीं हो रहा है, वो बड़ा गलत हो रहा है। अभी अब युवकों की मैं भावना समझ सकता हूं, लेकिन कुछ भावना को संवारना होगा। अभी जो हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पे पथराव हुआ है, कुछ लोगों को तोड़फोड़ हुई है, कहीं जाल पोल हुई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ पुलिस पे भी पथराव हुआ ऐसे मेरे सुनने में। मैं तो दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे युवाओं को, समाज के प्रति जो बड़े लोग हैं, जो भंतेजी है, जो राजनीति करने वाले लीडर है, मैं सबसे अपील करता हूं कि जहां तक भी अभी तक जो हुआ है वहां तक बस है, इसके आगे सबने शांतता बनाए रखने में लीडिंग करे। मैं यही आप सब इससे विनती करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जाधव जी। परभणी के सांसद को आपने सुना और हालात अभी भी वहां पर तनावपूर्ण हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी आगे भी। और अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, परभणी में हिंसा अचानक से भड़क गई। आरोप यह लगाया गया कि संविधान का अपमान किया गया है। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित कर लिया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची आग को बुझाने के लिए। रैपिड एक्शन फोर्स तक की तैनाती करनी पड़ी। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी तनाव है पूरे इलाके में। तो संविधान का अपमान किया गया है, इस तरीके के आरोप लगाए गए और उसके बाद देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। भीड़ ने हिंसा भी की है। देखिए ये कार जो आपने देखी किस तरीके से उसके शीशे तोड़ दिए गए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।